हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह करता हूं आपका स्वागत आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी चैप्टर नंबर 8 से है। नेम ऑफ द चैप्टर इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर हम सोर्सेज की बात करें तो कुछ सोर्सेज हमने फाइंड आउट किए थे, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, ऑन जॉब ट्रेनिंग है, एडल्ट एजुकेशन है। तो इस तरीके से जो है देयर आर वेरियस सोर्सेज। तो उसमें से हम जो है डिस्कस करेंगे अबाउट एजुकेशन, क्योंकि ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 ये एजुकेशन पे फोकस करेगा। जो अदर सोर्सेज हैं जैसे हम बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की या बात कर लेते हैं हेल्थ की, तो ये फिर जो है जो आगे जो चैप्टर आएंगे वहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मेन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक टॉपिक है जो हम पिछली वीडियोस में जो है डिस्कस नहीं कर पाए, यहाँ पे जो है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और वो है मेजरमेंट प्रॉब्लम। और मेजरमेंट प्रॉब्लम किसकी है? ह्यूमन कैपिटल की है, कि ह्यूमन कैपिटल को मेजर कैसे किया जाएगा, क्योंकि इसको हम लेके चलते हैं लोगों के अंदर स्किल और एक्सपर्टाइज के रूप में। तो लोगों की जो स्किल जो है पर्सन टू पर्सन हम चेक करें तो उसमें वेरिएशन मिलेगा। एक टीचर जो है वो क्वालिटी टीचर हो सकता है, दूसरा जो है शायद उसने उस तरह की क्वालिटी अपने अंदर बिल्ड ना की हो। टेक्निकल एक्सपर्ट्स की बात करेंगे तो भी आपको जो है डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स होंगे उनकी जो स्किल्स आपको उसके अंदर क्या मिल जाएगी, वैरायटी मिल जाएगी। जहाँ पे फिजिकल कैपिटल को जो है क्या किया जा सकता है, इजीली मेजर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स, कितनी मशीनें हैं, या फिर हम ज़्यादा अगर दिक्कत महसूस करें तो हम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, और वो एस्टिमेट कर लिया जाएगा एज द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स, कि भाई जो भी कैपिटल गुड्स हैं उसकी वैल्यू को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, और ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग जो भी चेंज आया है वो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। जबकि ह्यूमन कैपिटल में ऐसा जो है बड़ा मुश्किल है कर पाना, किसके अंदर स्किल है किसके अंदर स्किल नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो थोड़ा सा जो है ये हम एस्टिमेशन पे ही चलते हैं कि हाँ चलो ह्यूमन कैपिटल जनरेट हो रहा होगा, लेकिन रियलिटी में ये अनुमान लगाना बड़ा ही इम्पॉसिबल है। तो ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म होगा, एस्टिमेशन में प्रॉब्लम आती है, इसको अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट करना है इसको मेजर करना। लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि अगर एजुकेशन अपना रोल प्ले कर पा रहा है तो कहेंगे कि 100% श्योर है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो ही रहा है किसी सोसाइटी के अंदर। तो कैसे एजुकेशन क्या है, रोल प्ले करता है, उसके बारे में थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने आता है वो है डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। पूछा जाता है, यहाँ तक कि जो टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम है वहाँ पे भी एजुकेशन की डेफिनेशन आ जाती है, और ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं वो नहीं डिफ़ाइन कर पाते व्हाट इज़ एजुकेशन, कि एजुकेशन है क्या। तो अगर हम एजुकेशन को डिफ़ाइन करें तो इसको हम कहेंगे प्रोसेस है ये, और इस प्रोसेस के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ हैं, और वो क्या है एक्टिविटीज़, टीचिंग की है, ट्रेनिंग की है, लर्निंग की है। और ये टीचिंग, ट्रेनिंग और लर्निंग कहाँ होगी, स्पेशली स्कूल्स एंड कॉलेजेस में होगी। और इसका अल्टीमेट रिजल्ट आएगा कि ये क्या करेगी, जो बच्चे हैं या जो इसके प्रोफेशन के अंदर जुड़े हुए लोग हैं उनकी नॉलेज को बढ़ाएगी, और उनकी स्किल्स को क्या करेगी, डेवलप करेगी, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो सिंपली आपको बता देना है, एजुकेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग स्पेशली इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इट इम्प्रूव्स नॉलेज एंड डेवलप स्किल्स। तो ये लोगों के अंदर क्या करेगी, स्किल डेवलप करेगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि एजुकेशन की अगर हम बात करें, दैट इज़ द अंडर करंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज। किसी भी सोसाइटी में अगर चेंज आता है, वो कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाती है, वो एक किस्म से अपनी जो बेड़ियाँ हैं, साइकिल्स, उनको तोड़ती है, तो उसमें एजुकेशन का जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। तो अगर हम ये कहें कि इंडिया कभी जो है पास्ट में जो है डेवलप्ड था ब्रिटिश रूल से पहले, तो उसके पीछे भी जो रीज़न था वो एजुकेशन सिस्टम ही था, कि लोगों के अंदर एक स्पेशल एजुकेशन थी जिसमें वो कुछ चीज़ें जो है डेवलप कर पाते थे, और उनका वर्ल्ड वाइड मार्केट में डिमांड थी जिसको बेचते थे, और क्या होता था, इंडिया को जो है फॉरेन एक्सचेंज या प्रॉफिट जो है ये इन टर्म्स ऑफ गोल्ड वो मिलता था, और यहाँ के लोग जो है क्या थे, रिच थे। तो बिना एजुकेशन के आपका जो एफिशिएंसी है, वर्किंग जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, कम होगी। तो ये मान के चलें कि भाई सोशल चेंज लेके आना है, इकोनॉमिक चेंज लेके आना है अगर किसी इकोनॉमी के अंदर,
तो हमें एजुकेशन पे फोकस करना ही पड़ेगा। और अगर हम बात करते हैं अब हमारी एजुकेशन की वर्ल्ड की दूसरी इकोनॉमीज़ के साथ या कंट्रीज़ के साथ, तो इंडिया जो है वो इतना एनकरेजिंग नहीं परफॉर्म कर पाया है कि यहाँ का एजुकेशन स्टैंडर्ड की बात करें या फिर जो है एजुकेशन की क्वालिटी की बात करें कि वर्ल्ड वाइड हम लोगों को क्या कर सकते हैं, कंपटीशन दे सकते हैं। तो इसको दो तरीके से समझा सकता है कि अभी रिसेंटली जो है दुनिया की जो है कुछ जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ का जो है क्या हुआ था, एक रैंकिंग बनाई गई थी, इंक्वायरी हुई थी। तो अगर हम बात करें टॉप 200 की बात करें यूनिवर्सिटीज़ की कि भाई इनमें इंडिया की कितनी है, तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी आई थी, शायद बॉम्बे यूनिवर्सिटी थी जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है कुछ आईआईएम से रिलेटेड। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप 200 में जो है जगह भी नहीं बना पाई। तो ऐसी हालात है अगर हम बात करें हमारे एजुकेशन सिस्टम के स्टैंडर्ड्स की, इंस्टीट्यूशन के स्टैंडर्ड्स की। और ये वो है जहाँ पे बच्चे लाइन लगाते हैं, एडमिशन नहीं होते और वो वर्ल्ड में 200 में शामिल नहीं होता। दूसरा अगर हम बात करें, अब एक और डाटा है और वो है रिगार्डिंग लिटरेसी, कि वर्ल्ड की लिटरेसी की अगर हम बात करते हैं तो एक सबसे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें 95 to 99% लोग जो हैं वो क्या है, लिटरेट हैं। मतलब हर व्यक्ति लगभग पढ़ना लिखना जानता है, वो रीड कर सकता है, वो राइट कर सकता है। जबकि इंडिया में अगर हम ये डाटा चेक करें तो आपको बड़ी हैरानी रहेगी कि हमारा जो 2011 का जो सेंसस आया था उसमें सिर्फ 74.04% पॉपुलेशन क्या है, लिटरेट है। मतलब 26% के आसपास तो अभी भी हमारे देश में ऐसी पॉपुलेशन है जिसको लिखना नहीं आता, जिसको पढ़ना नहीं आता, शायद वो अपना नाम भी ना लिख पाए। तो ऐसी कंडीशन पे अगर हमें देश की डेवलपमेंट की बात करनी है, स्ट्रेटजी मेकिंग की बात करनी है, तो उनको समझाना ही जो है अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। और ये चैलेंज इकोनॉमी के अंदर जो है, जो डेवलपमेंट है उसके अंदर क्या है, एक हर्डल के रूप में आता है। तो एजुकेशन के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो एक किस्म से जो परफॉर्मेंस है वो वर्ल्ड के मुकाबले काफ़ी कम है। ठीक है जी, तो एक तो ये चीज़ जो है सामने आई। अब जो है क्वेश्चन ये आ जाता है कि एजुकेशन की अगर हम बात करें, और अभी जैसे मैंने डाटा आपको बताया लिटरेसी का, तो क्या एजुकेशन और लिटरेसी बोथ आर सेम? नहीं भाई, लिटरेसी सिर्फ रीडिंग और राइटिंग एबिलिटी को शो करता है, जबकि एजुकेशन इससे कहीं वाइडर टर्म है। एजुकेशन की बात करेंगे तो हमारा जो देश की पॉपुलेशन है उसका 20% भी ठीक ढंग से एजुकेटेड नहीं मिलेगा। और ठीक ढंग से एजुकेटेड नहीं मिलेगा मतलब क्या है कि एजुकेशन की जब बात करते हैं तो आपको 3 स्टेज पे जो है काम करना पड़ेगा। और वो 3 स्टेज ये होगा, प्राइमरी एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, फिर उसके बाद सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, और फिर उसके बाद टर्सरी या हायर एजुकेशन जो कॉलेज वगैरह है। तो अगर हम ऐसे बच्चों को ढूंढ लें जो कॉलेज तक की जिन्होंने एजुकेशन ली है, तो वो आपको 20 to 30% के बीच में आपको नज़र आएंगे। मतलब 70% पॉपुलेशन ने कभी कॉलेज जाके ही नहीं देखा, उनको पता ही नहीं हायर एजुकेशन नाम की कोई कॉन्सेप्ट है भी। ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चे आप क्या करेंगे, 10th के बाद ही क्या कर देते हैं, एक किस्म से ड्रॉप आउट की कैटेगरी में आ जाते हैं। धीरे धीरे हम जो है इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। और ये चीज़ें जो है इंडिया के अंदर जो है न्यू इनोवेशंस हैं, न्यू टेक्निकल प्रोग्रेस है, उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हर्डल रखते हैं उसके सामने। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और आती है इंडिया के अंदर, वो है सोशल मीडिया। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, हायर एजुकेशन नहीं है, वो किसी चीज़ के नेगेटिव पॉजिटिव जो पॉइंट्स हैं वो एनालिसिस नहीं कर सकते। तो सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें बताई जाएंगी उनको वो सच मान लेते हैं, उनके अंदर एबिलिटी नहीं है उसको एक 360 डिग्री पे एनालिसिस करने की। और ऐसी कंडीशन पे हमारे ही लोग वो कई बार इकोनॉमी के जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट की अगर सपोर्ट करने की बजाय उसके अगेंस्ट में आ जाते हैं अपने एक्शंस की वजह से। और रिसेंट अगर एग्जांपल देखेंगे तो आप ये कोरोना स्प्रेड वाला जो है, आप जो है पेंडेमिक सिचुएशन जो है उसमें आप देख सकते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि पब्लिक बात समझेगी और वो क्या करेगी, कोऑपरेट करेगी। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, लोगों की लापरवाही बढ़ रही है और केसेस भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो जब तक लोग एजुकेटेड नहीं होंगे और पूरा नेशन जो है किसी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहता है, तो बिना इन एजुकेटेड लोगों के वो एक किस्म से वो डिले होगा, या वो फिर क्या होगा, फेलियर में क्या होगा, काउंट होने लग जाएगा। क्योंकि एजुकेशन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
कैसे इंपॉर्टेंट है उसको एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि एजुकेशन के कुछ खास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्यों लोग एजुकेशन लेना चाहें, एजुकेशन लेने से क्या फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहला ये मिलेगा, एजुकेशन प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, क्योंकि एजुकेशन आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करना सिखाती है। आपको पता रहेगा कि आपके जो भी एक्शंस होंगे उसका पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे क्या होगा, नेशन पे क्या होगा, और नेशन पे हुआ तो उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट आप पे क्या होगा। उन सभी चीज़ों को आप एनालिसिस कर पाओगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर पाओगे, ठीक ढंग से निभा पाओगे। आपको पता होगा कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आपके पास एजुकेशन है तो ये आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, क्योंकि आपने मेथड सीखेंगे हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें, ठीक है जी। और जब आप साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इट फैसिलिटेट्स यूज़ ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री, कि पूरे देश में जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको हम बेस्ट प्लान कैसे कर पाएँ, इसके बारे में थोड़ा सा हमें जो है एक आउटलुक मिलेगा, एक कॉन्सेप्ट जो हमारी बिल्ड होगी, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर पाएंगे, अपनी स्ट्रेटेजीज वगैरह बना पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इट एक्सपेंड्स मेंटल होरिजन ऑफ द पीपल। एक जो है चीज़ ये ज़रूर नोट करें, आप दो लोगों के बीच में अगर लड़ाई होगी तो जो माफ़ी मांगने वाला होगा वो ज़्यादा एजुकेटेड होगा, उसके पास नॉलेज ज़्यादा होगी, क्योंकि उसको पता है कि जो अननेसेसरी जो इवेंट्स हैं उस पर आपको किसी प्रकार का रोड्स वगैरह क्रिएट नहीं करना है। मतलब जहाँ भी अगर आपको गड़बड़ नज़र आती है, सोसाइटी में अनरेस्ट होता है, क्राइम बढ़ता है या कुछ भी होता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि रियल जो एजुकेशन है वो लोग नहीं ले पाए, जिसकी वजह से वो ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर क्या है, इन्वॉल्व हैं। अगर रियल एजुकेशन उनके पास होगी, अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप होगी, ठीक, ऑब्जेक्टिव्स उनके क्लियर होंगे, तो ऐसी चीज़ें जो है एक एजुकेटेड पर्सन नहीं कर पाता। यही है एक मेंटल होरिजन का जो है डेवलपमेंट, कि एक व्यक्ति का दिमाग इतना जो है ब्रॉड हो चुका है कि वो चीज़ों को समझने लगता है, उसके पीछे कॉजेज़ को जो है आइडेंटिफाई करने लगता है, उनके इम्पैक्ट्स को क्या कर सकता है, वो एस्टिमेट कर सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है, ठीक है जी। तो ये आपको एजुकेशन क्या करती है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर सब लोग एजुकेटेड हैं, सबका मेंटल होरिजन डेवलप्ड है, सबके पास स्किल है, सब टेक्नोलॉजी को जानते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आते हैं, रिस्पॉन्सिबल है, तो क्यों नहीं उनको जॉब मिलेगी। उनके पास जॉब होगी, और जॉब होगी तो वो काम करेंगे तो उनका पार्टिसिपेशन आएगा, देश के अंदर एक इंक्लूसिव ग्रोथ आएगी, और गैप बिटवीन रिच एंड पुअर क्या होगा, वो कम होगा। इट प्रमोट्स कल्चर स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजन्स। ये कल्चर को सपोर्ट करता है भाई एजुकेशन। ये आप मान के चलें कि अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो आप क्या करेंगे, अंधविश्वास की तरफ जाएंगे, आप ट्रेडिशंस को फॉलो करेंगे विदाउट पर्पस, जो सा लोग आपको समझाएंगे वैसा आप काम करेंगे। लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप उसके पीछे की साइंस को समझ पाएंगे और उनको इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जिस तरीके से वो करने चाहिए, ठीक है जी। इट डेवलप्स ह्यूमन पर्सनैलिटी। ये जो है सिंपल से लाइन आपको समझ में आ गया होगा। एजुकेटेड है तो आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना, आपकी पर्सनैलिटी पे क्या होगा, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो आता है नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ। कि अगर हम बात करें एजुकेशन की, कि एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दें, कौन है जो एजुकेशन को स्प्रेड करेगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ जो है दो ऐसे पैरामीटर हैं, यहाँ तक कि डिफेंस जिसको हम जस्टिस भी बोल देंगे, तो ये डिफेंस, जस्टिस, एजुकेशन और हेल्थ ये जो है गवर्नमेंट के ही इशू हैं, ये गवर्नमेंट के पास ही होने चाहिए, गवर्नमेंट को फैसिलिटी देनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर का इसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आएगा तो सोसाइटी के अंदर कुछ अनरेस्ट ही आएंगे। वो क्या है वो अभी देख लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जब भी हम हेल्थ में, एजुकेशन में, डिफेंस में इन्वेस्ट करते हैं तो एक हाई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, एक हाई फिक्स्ड एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ेगी, और इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा कि आम लोगों के तो बस की बात नहीं होगी। कुछ बड़े जो एंटरप्राइजेस हैं शायद वो कर पाएँ क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। दूसरा अगर हम बात करें कि भाई अगर ये पैसा इतना ज़्यादा खर्च होगा तो अब इसको क्या किया जाएगा, इसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, तो उसको रिकवर करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर बिना रिकवर किए काम नहीं करेगा, वो रिकवर करेगा तो वो क्या करेगा, आपसे हाई प्राइसेस चार्ज करेगा।
तो ये आप चेक कर सकते हैं। आपके जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो इनका जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो अननेसेसरी ज़्यादा होता है, और उसकी वजह यही है कि कॉस्ट ज़्यादा है और उनको प्रॉफिट भी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन पे जो है कुछ ही लोग जिनकी पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, जिनका पहले से लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, शायद वो एक अच्छी एजुकेशन को जो है ले पाए अपने बच्चों के लिए। लेकिन बाकी जो पॉपुलेशन है जिसको जो है अभी फूड ही नहीं मिला है, और 21.9% पॉपुलेशन अभी भी हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन है। सही मायने में इसको कैलकुलेट करेंगे ये तो 1000 रुपीज़ एक्सपेंडिचर है पर मंथ के हिसाब से पर पर्सन। अगर हम इसको जो 1000 के बजाय 2000 कर दें तो आपको 50% अभी भी पॉपुलेशन नज़र आ जाएगी जो क्या है बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो ऐसी कंडीशन पे आप ये मान के चलें, एक व्यक्ति 2000 रुपये कमाता है, परिवार का जो है 4 फैमिली मेम्बर का साइज़ है, 8000 रुपये उनकी इनकम है। 8000 रुपये पर मंथ में वो कितना फ़ी दे देगा, जबकि आप सिंपल से सिंपल जो है एक प्राइवेट स्कूल की फ़ी लेके चलेंगे 5 से 6 हज़ार आपको लगेगी, और जैसे जैसे आप ग्रेड में जाएंगे 5 से 15 हज़ार रुपये फीस हो जाएगी एक बच्चे की। टोटल इनकम फैमिली की 8000 है 50% की, तो फ़ी कैसे पे कर पाएंगे। तो ये एक जो है बड़ी प्रॉब्लम आती है जब प्राइवेट सेक्टर को जो है इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। दूसरा जो है हम लेके चल सकते हैं, इतना हाई प्राइस जो है वो हमारे लोग जो है पे नहीं कर पाएंगे, वो इसी में जो है ये पॉइंट क्या हो गया, शामिल हो गया। तो यहाँ पे ज़रूरत आती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट इसको क्या करे, इंटरवेंशन में करे। एक और जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट आप जो है थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं कि जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो कंप्लीट इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा एजुकेशन के ऊपर। वो बुक की रिसर्च पे काम नहीं करेगा, बुक के अंदर क्या कंटेंट होना चाहिए उस पर काम नहीं करेगा, ट्रेनिंग्स पे काम नहीं करेगा, स्किल्स पे काम नहीं करेगा। प्राइवेट सेक्टर तो क्या करेंगे, मार्केट में अगर कोई स्किल्ड पर्सन है तो उसको एज ए टीचर अपॉइंट करेंगे, उसकी सर्विस को बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, टीचर को भी कुछ देंगे 5-10%, बाकी अपने पास भी रखेंगे। तो ये चलता है। जबकि रियल एजुकेशन को डेवलप करने के लिए हमें स्किल जनरेशन की रिक्वायरमेंट है, लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ही ऐसे इंस्टीट्यूट चला सकती है जहाँ पे लोगों को ट्रेन किया जा सके बिना कॉस्ट, बिना एक किस्म से उनसे फ़ी चार्ज किए या कम से कम फ़ी लेके। बुक को कैसे पब्लिश करवाना है, कंटेंट को कैसे डिज़ाइन करवाना है, रिसर्च कैसी होगी, उसको कैसे प्रमोट करना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है आप क्या कर पाएंगे, गवर्नमेंट की हेल्प से ही कर पाएंगे। और इसका जो है ना एक सिंपल सा डाटा आप चेक कर सकते हैं कि स्कूल आपको जो है ना ऐसे बहुत से नज़र आएंगे जो प्राइवेट सेक्टर में आ गए होंगे, लेकिन जब कॉलेजेस की बात करेंगे तो बेस्ट कॉलेजेस वही हैं जो गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू चलते हैं, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। प्राइवेट सेक्टर तो वहीं करेगा जहाँ से वो कुछ निकाल सकता है अपने लिए। तो यहाँ पे जो मेरा जो पर्सनल मानना है कि प्राइवेट सेक्टर का जो है एजुकेशन के अंदर कोई रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन है हमारी किस्मत चलती है भाई देश के अंदर। दैट इज़ इनक्रेडिबल इंडिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देख लिया गवर्नमेंट का। अब हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। इंडिया में एजुकेशन सेक्टर जो है वो किस तरीके से ग्रोथ किया है पिछले कुछ सालों में। पिछले कुछ सालों मतलब हम आज़ादी से ले लेते हैं 1950 से। तो आपके सामने सिर्फ एक टेबल है, तो आप अगर इस टेबल को ही रीड कर लें तो ये बाकी जो है लेक्चर जो है यहीं पे कवर हो जाएगा। आगे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो पेज है आपके सामने जो विजिबल है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहीं से क्वेश्चन जो है क्रिएट हो जाएगा, यहाँ से आप आंसर फ्रेम कर सकते हैं। और ये कंपैरिजन दिया गया है 2015-16 का किया गया है किसके साथ, 1950 to 51 का, ठीक है जी। तो जब भी हम 1950 के आसपास की बात करें तो हमारे देश में जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल है लगभग 8 तक, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इससे रिगार्डिंग ये स्कूल का डाटा है, इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, नीचे जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डाटा है। आप खुद कंपैरिजन कर पाएंगे क्या चेंज आ गया। तो हमारे पास जो एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर लगभग 2 लाख के आसपास स्कूल थे, 2,23,000, 2.23 लाख। और जो अभी की बात करें 2015 के, अभी तो 20 आ गया, थोड़ा सा और बड़े होंगे, 12 लाख के आसपास जो हमारे क्या हो गए स्कूल हो गए। टोटल आप देखेंगे तो लगभग जो है 5 टाइम जो है नंबर ऑफ स्कूल जो है एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं ड्यू टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की बात करें, जिसको हायर एजुकेशन का जो है पार्ट भी कह सकते हैं, तो
1950 के आसपास जो है सिर्फ 7.4 मतलब 7,000 के आसपास जो है स्कूल थे। अभी जो है इनकी जो संख्या जो है वो 2.5 लाख हो चुकी है। कंपैरिजन आपको यहाँ करना है, जहाँ मिडिल स्कूल 12 लाख है तो 12 लाख स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं। 11-12 की जब बात की या हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की बात करते हैं तो 9 to 12 की बात करते हैं, स्कूल जो है सिर्फ 2.5 लाख रह जाते हैं। तो समझें आप, बच्चे कम ही एडमिशन ले पाए हैं। 5 टाइम जो स्टूडेंट्स जिन्होंने एलिमेंट्री में एडमिशन लिया था वो बच्चे अब नहीं हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल पे। कॉलेज की बात करेंगे तो लैक्स तो भूल जाएं, अभी भी थाउजेंड्स में ही है। 578 कॉलेज थे 1950 के आसपास, अभी 2015-16 में जो है 39,000 कॉलेजेस हैं। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो पहले 27 यूनिवर्सिटीज़ थी, अभी जो है 799 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आप ये देखें कि यहाँ प्राइमरी स्कूल 12 लाख, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 2 लाख 2-2.5 लाख, 39,000 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी 799। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं हायर एजुकेशन की तरफ। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से आपको दिखाई देगा, पहले 19 लाख बच्चे पढ़ते थे एलिमेंट्री में, जो आजकल कितने हैं 17 करोड़ के आसपास बच्चे एडमिशन ले लेते हैं। जबकि हायर में चलते हैं सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी की तरफ तो 17 करोड़ के सिर्फ कितने रह जाते हैं 3.2 करोड़ 3.2 करोड़। 15 लाख बच्चे 1950 में लेते थे। यहाँ पे कोई बड़ा गैप नहीं है, लगभग जो एलिमेंट्री में गया वो सेकेंडरी में जाता था, लेकिन यहाँ पे आपको जो है ड्रॉप आउट ज़्यादा नज़र आएगा। 17 करोड़ से हम क्या हो गए हैं 3.2 करोड़ पे आ गए, मतलब 14 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ 8th के बाद ही क्या छोड़ गए, अपनी पढ़ाई छोड़ गए, उससे पहले पढ़ाई उन्होंने अपनी छोड़ दी। हायर एजुकेशन की बात करें तो उस टाइम पे 3 लाख के आसपास थे, काफ़ी बड़ा गैप आया। और अभी भी जो है हमारे यहाँ पे 3 करोड़ के आसपास है, मतलब जो सीनियर सेकेंडरी में है तो हम ये कह रहे हैं हायर एजुकेशन में वो जा रहे हैं पास करके। तो कुछ इस तरीके का जो है डाटा है जो जिससे रिवील ये होता है कि काफ़ी कम स्टूडेंट्स हैं हायर एजुकेशन के लेवल पे। तो रियल जो एजुकेशन की हम बात करते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, वो हमारे देश में क्या रह गई है, कम रह गई है। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो गवर्नमेंट ने जो है बिल्ड किए हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ऐसा नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं NCERT, जिसका काम है बुक्स वगैरह या टेक्स्ट जो है उस मटेरियल को डिज़ाइन करना कि बच्चे पढ़ेंगे क्या, उनके लिए कंटेंट कहाँ से आएगा। फिर प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, उस कंटेंट को उठाता है और अपने हिसाब से बुक्स को क्या करता है, थोड़ा सा पब्लिश करता है। लेकिन मेन जो आइडिया है वो कहाँ से आता है, NCERT की बुक से आता है। और NCERT का मतलब है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो टाइमली जो है ट्रेनिंग भी देता है टीचर्स को कि किस तरीके से एजुकेशन जो है उसको ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जब हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो नाम आता है UGC का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कॉलेजेस या जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको क्या करती है, रेगुलेट करती है। और कॉलेजेस में क्या कंटेंट पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, किस तरीके का जो है एनवायरनमेंट डेवलप किया जाएगा, उससे रिलेटेड जो नॉर्म्स है वो कोड बनाता है, UGC बनाता है। और उसके अलावा जो है हमारे पास है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की बात करेंगे। तो जब भी देश में टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं, इंजीनियरिंग एजुकेशन की बात करते हैं, तो हमने AICTE को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो इसको रेगुलेट करता है, कंटेंट वगैरह के बारे में बात करता है। और मेडिकल एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो ICMR की बात की जाती है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ठीक है जी। तो ये मेडिकल एजुकेशन है, उससे रिलेटेड सेक्टर्स को क्या करता है, रेगुलेट करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ग्रोस इन्वॉल्वमेंट रेशियो का मतलब है कि भाई जो स्कूल में बच्चे एडमिशन लेते हैं वो कितने हैं। और अगर मैं एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता हूँ तो एक पैराडॉक्सिकल ट्रूथ आता है, और वो ट्रूथ क्या है कि भाई सबसे पहले क्या था कि ये जो इन्वॉल्वमेंट रेशियो, जैसे मान लेते हैं हमारे पास 6 से 14 साल के बच्चे जो हैं 100 बच्चे हैं और उन्होंने स्कूल में कितना एडमिशन लिया, 50 बच्चों ने एडमिशन लिया। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ गया 50%। मतलब ग्रोस इन्वॉल्वमेंट रेशियो ये बताता है कि आपका जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, उसमें से कितने बच्चे जो हैं स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं। तो अगर मान लेते हैं ये 100 कब आएगा, जब ये 50 की बजाय क्या होगा, 100 होगा। मतलब सभी बच्चे क्या कर लेंगे, स्कूल के अंदर एडमिशन ले लेंगे तो 100 आएगा। मतलब 100% जो बच्चे थे इस एज ग्रुप के, उन्होंने क्या किया है, स्कूल में एडमिशन ले लिया है। 1951 में ये कितना था, 43% था, इतने बच्चे एडमिशन लेते थे। अब जो है ये 100 से ज़्यादा चला गया है।
110। 110 कैसे आया, ये थोड़ा सा जो हमारे लिए एक पैराडॉक्सिकल ट्रूथ है एक किस्म से। 110 कैसे गया, 6 से 14 साल के बच्चे 100 हैं, एडमिशन 110 ने हो लिया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम आगे नहीं गया, बल्कि ये भी हमारा एक ड्रॉबैक है, और वो ये कि 6 से 14 साल के बच्चे ही हमें यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन में लेने थे, लेकिन 8th क्लास के अंदर एक बच्चा पढ़ता है जिसकी उम्र 16 साल है। तो ये हायर एजुकेशन के एज ग्रुप से आया है और ये यहाँ पे शामिल हो गया। मतलब जिन बच्चों की पढ़ाई छूट चुकी है, ज़्यादा एज हो चुकी है, और वो बच्चे भी हमारे जो है अभी 8th स्टैंडर्ड से नीचे बैठे हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन पे जो है क्या है, हमारा जो ग्रोस इन्वॉल्वमेंट रेशियो है ये 100 से ज़्यादा आ जाता है। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि लोगों को एज वाइज भी हम नहीं कर पाए, उनको जो एजुकेशन देना था, एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो प्रोवाइड करना था वो हम नहीं कर पाए। तो ये भी हमारा जो है एक बड़ा ड्रॉबैक जो है बनता है। नेक्स्ट नया जो है कॉन्सेप्ट वो ये है कि जो सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें, ख़ास तौर से नवोदय की बात करें, तो वो तो आता है 6 to 12 की बात करते हैं। एलिमेंट्री की भी 2 क्लासेस के अंदर आ गई हैं। तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ 565, मैं कहता हूँ 630 के आसपास जो हमारे देश में नवोदय विद्यालय ओपन किए गए हैं, जो एक किस्म से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए खोले गए हैं। और इसका मकसद जो है वो ये था कि देश के अंदर जो रूरल एरिया से जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको क्या किया जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एक्सपेंडिचर जो है क्या किया, उन बच्चों को एडमिशन दिया जाए और एक क्वालिटी की जो है एक एजुकेशन जो है सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जाए। और इनका एस्टेब्लिशमेंट कभी हुआ था 1987-88 में। ये थोड़ा सा जो है याद कर लेना, कितने नवोदय हैं, नवोदय का टारगेट क्या है और कब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। फ़ी नहीं लेते, बोर्डिंग फैसिलिटी होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया है, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए केंद्रीय विद्यालय जो है ओपन किए हैं। इनका बेनिफिट मिलता है उन लोगों को जिनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं और ट्रांसफ़र हो जाती है, तो बच्चों की जो पढ़ाई है उनके उसमें काफ़ी कुछ जो है एक किस्म से डिस्टर्बेंस आती रहती है। तो डिस्टर्बेंस ना आए, पूरे देश में जो है वो कहीं भी ट्रांसफ़र हो, उनके बच्चे वहीं से अपने सिलेबस को आगे प्रोसीड कर पाएँ। तो इसलिए जो है केंद्रीय विद्यालय ओपन किए गए हैं। और केंद्रीय विद्यालयों की अगर हम संख्या की बात करें तो 1000 से ज़्यादा है, 1128 के आसपास। और केंद्रीय विद्यालय न सिर्फ हमारे देश में बल्कि देश से बाहर, काठमांडू नेपाल की राजधानी है, नेपाल की कैपिटल है मॉस्को, रशिया की कैपिटल है तेहरान, ईरान की कैपिटल है, वहाँ भी काम करते हैं। और भी कुछ ऐसे जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अभी पास किया गया है केंद्रीय विद्यालय, वहाँ पे ओपन किए जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एरिया लिमिटेड सक्सेस इन सेकेंडरी एजुकेशन। जब हम सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो हालात थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, और ये है कि अगर हम एनरोलमेंट रेशियो की बात करें, कितने % बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो 14 से 18 साल के बच्चे जो हैं वो क्या होते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन में माने जाते हैं। तो कभी ये जो हमारा जो है रेशियो बड़ा कम था, अब जो है ये हम बात कर सकते हैं सेकेंडरी के लिए 52% है। मतलब इस एज ग्रुप के 52% बच्चे एडमिशन लेते हैं। और जब सीनियर सेकेंडरी की बात करते हैं तो ये डाटा जो है 28% पे चला जाता है। मतलब जो 16 से 18 साल के बच्चे हैं जिनको 11th-12th में एडमिशन लेना है, तो टोटल में से सिर्फ 28% बच्चे ही क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं। और 1951 में चेक करें तो ये सिर्फ 5% था। और सबसे बड़ी एक और दिक्कत है कि हमारे देश में जो वोकेशनलाइजेशन है एजुकेशन का, जहाँ पे लोगों को काम सिखाया जाता है जिससे वो काम करे और अपनी लिविंग को जो है रन कर पाए, चला पाए, तो वो हालात नहीं है। और सिर्फ 25% जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं वो वोकेशनल स्ट्रीम्स को चलाते हैं, बाकी सभी क्या करते हैं, जनरल एजुकेशन पे काम करते हैं। तो इतना जो है अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं है। सिर्फ जनरल एजुकेशन, लोग बातें करना सीखते हैं, जो प्रैक्टिकल वर्क है उसके बारे में नॉलेज नहीं आती। और रियल में अगर देखें तो सिर्फ ये बताया 25% के आसपास है वोकेशनल स्कूल, लेकिन असल में जो यूज़ करते हैं वो सिर्फ 5% है कैपेसिटी को ही क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है यहीं ख़त्म होता है। उसके बाद असाइनमेंट है, आप इन क्वेश्चंस को रीड कर सकते हो, इजीली जो है स्टडी मैटर को यूज़ करके आप उनका आंसर दे सकते हो। थैंक यू।